बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपसे मुलाकात लाइव और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो आना ही था और लाइव आपसे रूबरू होना था, बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ना था। तो बाजार में मौजूद हूं और बाजार की तमाम सारे लोग में यहां पे जो मौजूद हैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला, सुख दुख तमाम सारी बातें बाजार की, वो सारी बातें होंगी। और बजट पर खासतौर से आज तो तमाम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मौजूद हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं, बहुत सारे बाजार के वो लोग जो खरीदार हैं वो भी मौजूद हैं और जो वेतन भोगी हैं उनसे भी। लेकिन आज मध्यवर्गीय परिवार से और जो मिडिल क्लास है उससे पहले बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक दिन पहले, यानी आज तो जो कहा वो तो कहा, लेकिन वित्त मंत्री ने, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वो एक इशारा पहले और उसके बाद आज की बात और फिर मैं आपके पास। जी, मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। जी, तो मां लक्ष्मी की कृपा रखे, ये बात कल कही थी प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? गोपाल कुमार। आज बजट देखा? यस सर। खबर है? बिल्कुल है, चेहरा बता रहा है कि खुशबू नई नई है, चेहरा बता रहा है। तो जब आज बजट पास हो रहा था, बजट पेश हो रहा था, सॉरी, तो जब बजट पेश हुआ तो जो वित्त मंत्री ने कहा पहले आप उस पर नजर रखते हैं, उसके बाद फिर मैं लौटता हूं आपके पास। जी, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बात है, उधर ताली बजी और इधर भी ताली बजी। तो ये मिडिल क्लास की बात थी। तो मिडिल क्लास जो मिडिल आदमी है, जो खास तौर से नौकरी पेशा व्यक्ति है, 12 लाख जिसके लिए साल की आमदनी और उसके लिए जो माफी वाली, बल्कि मैं आ जाऊंगा, आप आम आदमी पार्टी में, मैं रिएक्शन पे आज बात ही नहीं कर रहा सर। मैं परेशान हो चुका हूं पॉलिटिकल पार्टी से। इलेक्शन में मेरा मूड ही नहीं होता बात ही करूं। मतलब यकीन मानिए मेरा सच में मन नहीं होता, इतना देखते देखते मैं ऊब गया इलेक्शन। क्या मेरा तो कुछ और मन है जैसे कुंभ में जाके डुबकी लगाने का। हाँ जी, हाँ हाँ, अभी मना हो गया है। अभी मैं गया नहीं इस बार, मैं चुपचाप बैठा हूं। मैं जाऊंगा, मैं लेकिन जाऊंगा मैं जब जाऊंगा जब तंबू उखड़ने लगेंगे, और जब मैं गया था तब तंबू लग रहे थे। तो मेरा मन तो वही है, लेकिन ठीक है, बातचीत का सिलसिला शुरू करना है मुझे। तो इसके मायने क्या हैं? कंजम्पशन, पैसा जो है मार्केट में आएगा। तो मैं पहली रिएक्शन आपसे पहले चाहूंगा कि जो 12 लाख तक की छूट, यानी एक्चुअली में तो 12.75 हजार 75 हुआ, 12,75,000, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 का वो भी है। तो अब आप बताइए, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं आम आदमी की जानना चाहता हूं, वो क्या है? सर यही अपेक्षा थी पब्लिक को और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का। हाँ। जो है कि 12 लाख का जो अभी दिया है न्यू रिजिम में। हाँ। ये सबसे बेस्ट है और इन्फ्लेशन के हिसाब से मुझे लगता है कहीं न कहीं ये फिट बैठ रही है। फिट बैठ रही है। yes. अब आरबीआई का जो अनाउंसमेंट की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो उसके बाद और भी तमाम सारी चीजें होंगी। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं मार्केटिंग फाइनेंस में हूँ। मार्केटिंग फाइनेंस में है, तो आपका इस दायरे में है आप? यस बिल्कुल सर, मैं बहुत हैप्पी हूँ। बहुत हैप्पी हैं? हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं बहुत हैप्पी है। अच्छा, हैप्पी हैं? यस यस, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों का जो इनकम है 12, 15, 20 के लाख के बीच में रहते हैं। हाँ। और इसमें टैक्स की जो रिबेट दी है ये बेहतरीन रिबेट है। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गोपाल कुमार। गोपाल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपका नाम? मेरा मनीष श्रीवास्तव है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरा व्हाट्सएप भी दिखा पाए हैं। तो मैं न्यूज देख नहीं रहा था, मेरे डैड न्यूज देख रहे थे। हाँ। और उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में सॉरी आफ्टरनून में हाँ। मेरे को ये स्क्रीनशॉट लेके भेजा न्यूज का। हाँ। कि ये इनकम टैक्स कम हो गया है। हाँ। और जो एक्स्ट्रा बचेगा मेरे पास ट्रांसफर कर देना।
पिताजी ने बेटे को कहा कि जो बचेगा वो कर देना। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष श्रीवास्तव नाम है। मनीष जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे गुड़गांव में ही रह रहा हूँ। हाँ जी। तो पिताजी ने व्हाट्सएप किया? हाँ जी, कहा कि जो बचेगा, जो अच्छा है वो मेरे को, जो बच रहा है इनकम टैक्स है वो मेरे को आप ट्रांसफर कर देना है। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो करेंगे, सोच रहा हूँ। ये मिडिल क्लास जो है ये तमाम सारी चीजों के लिए खुश भी, छोटी छोटी चीजों में खुश होता है, लेकिन ये बड़ी चीज है यकीनन। बड़ा इतना तो बड़े बड़े धुरंधर नहीं सोच रहे थे कि ये जो 12 लाख वाला है मामला आ जाएगा। जी जी जनाब बोलिए। नमस्कार जी, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हूँ। मारुति सुजुकी का जनरल मैनेजर सरोज झा मेरा नाम है। हाँ जी। सबसे पहले ये जो आज घोषणा हुआ है, किसी ने 12 लाख तो सोचा ही नहीं था। सबने केवल और केवल जो मैक्सिमम अनुमान लगाया था वो केवल 10 लाख का अनुमान लगाया था, और ये अचानक से मोदी है तो मुमकिन है वाला 12 लाख। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये वही हुआ। बाबूजी नमस्ते, प्रतिक्रिया लूं कि उधर जाऊं? पहले चार्टर्ड अकाउंट, मुझे बहुत इंटरेस्ट उधर है नहीं आज, वैसे मैं बहुत दिनों बाद भी आया हूं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अश्विनी नाम। हाँ जी। मतलब ऐसे दूध में मक्खी की तरह मत नहीं, मक्खी आप कैसे मक्खी? आप तो खड़े रहिए बस वैसे ही। पहले ये सारी कवायद आपकी इन लोगों के लिए होती है, सीखने का मौका है। जी क्या नाम है सर? अश्विनी नाम। अश्विनी जी कहाँ काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। प्राइवेट जॉब में है। पहली प्रतिक्रिया आपकी? मेरी बिटिया बीटेक में है, फर्स्ट ईयर में। जी सर। तो आज मैं बात कर रहा था, मेरी मिसेज का कॉल आया। सर इधर आइए, आप ही को सुनने के लिए लोग सारे लोग बेताब हैं और किसी को नहीं जानना चाहते। हाँ जी। मेरी मिसेज की कॉल आई बिकॉज मैं बजट देख नहीं पाया था। बजट देख नहीं पाए थे, बिटिया बीटेक करती है, एंड यू गॉट ए कॉल फ्रॉम योर वाइफ। जी। एंड शी इज हाउस वाइफ। हाँ जी, वो हाउस वाइफ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज बिटिया का हॉस्टल के चार्जेस निकल जाएंगे, और सेम टाइम आई रिसीव। भैया या तो मैं भगा दूंगा और या चुपचाप खड़े रहना। हाँ जी। सेम टाइम आई रिसीव कॉल फ्रॉम माई फादर, ही इज ऑन वे फ्रॉम कुंभ टू दिल्ली नाउ। सो उन्होंने कहा कि एक तो मेरा सीनियर सिटीजन का भी कुछ हो गया है, और बेटा जो पैसा बचा है एक तीर्थ और कुंभ करवा दो मुझे। क्या बात है, यह प्रतिक्रिया है लोगों की कि एक को तीर्थ और करा दो। पिता ने बेटे को कॉल किया, जो बचेगा वो थोड़ा सा मुझे भी दे देना, और वाइफ ने हस्बैंड को कॉल करके कहा कि बेटी का हॉस्टल का जो मामला है वो निकल आएगा। और मध्य जो परिवार होते हैं या मिडिल क्लास जो होता है वो ऐसा ही सोचता है सर। हम आप सब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि इसका खर्चा बचेगा तो इसमें ऐसे एडजस्ट करेंगे, और ऐसा निकलेगा तो एडजस्ट। और ये पहली प्रतिक्रिया थी। जी चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, सुबह 3 अलग अलग चैनलों पे मैंने बोला था 10 लाख कम से कम और 12 लाख होना ही होना है, क्योंकि 1 लाख की फिगर बताने में बड़ी अच्छी लगती है और मोदी जी बताने में मास्टर है। और 10 लाख, जब 10 लाख तक की इनकम पे लोगों ने, सरकार ने ईडब्ल्यूएस घोषित किया कि 10 लाख वाले ईडब्ल्यूएस में है, तो 10 लाख से ऊपर जाना ही था, कोई डाउट नहीं था, 12 लाख होना ही होना था। और ये रीजनेबल है, ये बहुत एक्सेसिव नहीं है। जनता को इसकी जरूरत है। जिस तरीके से लोअर क्लास को तरह तरह के फ्रीबीज मिल रहे हैं, मिडिल क्लास को सरकार कुछ दे नहीं पा रही थी, और देने में अलग अलग पार्टीज को ऑब्जेक्शन थे। तो ऐसे में ये दे के सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिया है जिसमें जनता भी खुश और विपक्षी भी चारों खाने। ठीक है, वो विपक्षी की मैं बाद में बात करूंगा। 8वां वेतन आयोग भी, और ध्यान रखिएगा 8वां वेतन आयोग की घोषणा पहले है, तो तमाम सारी चीजें हैं जो एक साथ जुड़े। मैं आऊं सर, ऑफकोर्स आऊंगा सर। आपको तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा। जी पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है आज भारतवर्ष पूरे विश्व में सबसे बड़ा मार्केट है, और जो मूल जो है किसी भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वो क्या है? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। बाकी 2 और पिलर भी हैं, वो है आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट। चूंकि सरकारी खर्च की एक सीमा होती है, उसके लिए भी आमदनी चाहिए, और नेट एक्सपोर्ट के लिए भी वो माहौल चाहिए। तो 2 चीजें जो बचती हैं मूल रूप से, वो है इन्वेस्टमेंट और आपका जो है कंजप्शन। तो इसको लॉन्ग लास्टिंग टर्म में पुशअप देने के लिए इस तरह के मूव की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि लगभग 12 करोड़ के आसपास जो करदाता हैं, उनमें से 12 लाख की लिमिट असाइन करने के बाद 85% से ज्यादा कवरेज हो गया है। लोगों के पास जो है बाइंग कैपेसिटी को एक हेल्दी जो है ना पुशअप मिलेगा। इससे क्या होगा कि लोग जो है एक अच्छी डायरेक्शन में जो है जाएंगे। देखिए अमूमन होता क्या है कि बजट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज होता है, आम आदमी को समझने के लिए उसको समझ में नहीं आता। मोटे तौर पे बताया, जब पास आइए यहाँ पे, कि बजट का मतलब हुआ क्या। भाई हमारे पास क्या आया,
और हमारे घर का परिवार का जो बजट है वो कैसा बना और बना या बिगड़ा, तो यकीनन वो जो मैंने बात पहले शुरू करी कि मिडिल क्लास जो है वो 12 लाख तक की छूट पे आया, और अगर आप सैलरीड हैं तो 12.75 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो नई रिजीम है टैक्स की, जिसकी तरफ सरकार बढ़ती हुई जा रही है, और अभी जो एक टैक्स की पॉलिसी आनी है हफ्ते भर के अंदर, वो भी उसमें भी घोषणा होना, तो मोटे तौर पर टैक्स के बारे में समझा जाए तो ये खुशी का एक बात थी। जिनको समझ में आई वो समझ में आई, और जिनको नहीं समझ में आई उन्होंने भी सोचा कुछ फायदे वाली बात हो रही है ना जी। क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी जी, क्या करती हैं आप? मैं एचआर हूँ। एचआर है, तो आपको तो बिल्कुल अच्छी समझ में आई। तो क्या आपको जो समझ में आई वो बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, मैं काइट एक दिल्ली एनसीआर का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, उसमें वर्किंग हूँ। एंड बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। जी जी। सो मुझे जो समझ में आया, अभी 12 लाख की जो टैक्स रिबेट मिली है, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर मिडिल वर्कर, जो परिवार के इनकम को कहीं ना कहीं खींच के चला रहे हैं और बहुत कम सेविंग कर पाते हैं। अब मैं अगले 15% उसका 2100 में पेट नहीं भरता तो 2500 की सोचता है, 2500 में नहीं भरता है तो सोचता है कि महंगाई बढ़ रही है। मैं आ गया, 2100 वालों के पास भी आ गया, 2500 वालों के पास भी आ गया। जी भैया, क्या नाम है? सर मनीष नाम है, मैं भी हाँ जी बोलिए। मैं भी एचआर हेड हूँ। अच्छा। एंड दो चीजें, पहले तो जो बजट आया उसके लिए तो पहले एक बार ताली सबकी तरफ से, जो मिडिल क्लास है जो वेट कर रहा था इसका, क्योंकि हर बार हम लोग ये वेट करते हैं कि एम्प्लॉयज को बताना होता है कि इस स्लैब में जाओ, ये स्लैब में जाओ। लास्ट ईयर न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में काफी डिफरेंस हुआ, बहुत सारी माथापच्ची थी, बहुत माथापच्ची। ये सब एचआर के पास आते हैं जैसे एचआर भगवान है। हाँ। तो पहले एचआर को समझना पड़ता है, एचआर भगवान नहीं है। बट हाँ, एचआर को समझाना भी होता है। इस बार मोदी जी ने जो दिया 12 लाख का, आधा काम तो मोदी जी ने खत्म कर दिया एचआर का। अच्छा। और दूसरी चीज ये जो हम सबको चाहिए होता है कि भाई थोड़ा आसान रहे, थोड़ा जेब बचे, थोड़ा 10 चीजों में और हम लोग अपना इन्वेस्ट कर सके, जिससे जीडीपी ग्रोथ भी हो, जो बाद में न्यूज में बोला भी गया कि इंसान के खर्चने की भी क्षमता बढ़ेगी साथ में। ये नहीं कि पहला था कि लिक्विडिटी यानी पैसा जो है बाजार में आए, उसको लेकर 5-6 महीने से बड़ी क्रंच था, वो लोगों ने कहा। दूसरा लोगों ने कहा कि जो कैपेक्स होता है, अब वो पूछेंगे आप कैपेक्स क्या होता है, बुनियादी ढांचा पूछेंगे आप, बुनियादी बात तो समझ में आई। बोले सड़क निर्माण में सरकार का ध्यान पहले पिछले 4 बजट में कहा उधर था, लोगों ने कहा वहां थोड़ा सा कमी हुई है, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, जहां पे शिप जो निर्माण है वो है, और तमाम योजनाएं हैं जिनको लेकर 10% वहां भी थोड़ा सा इंक्रीज है। तो लोगों ने कहा कि कुल मिला के जो बजट है वो राहत देने वाली बात है। अब मैं अपोजिशन के पास सबसे पहले, उसके बाद में बीजेपी। जी, आम आदमी पार्टी, देन द कांग्रेस। देखिए भैया जी, पहली बात तो ये है कि ये जो बजट पे 12 लाख वाली बात कर रहे हैं आप, हाँ। अगर आप अच्छा होता वित्त मंत्री जी का पूरा भाषण दिखाते। उन्होंने अभी सिर्फ कहा है कि अगले हफ्ते 9 बार चल चुका है। हाँ। सुनिए, अगले हफ्ते हम बजट लाएंगे, यानी दिल्ली चुनाव निपटने के बाद। तो कंफर्म नहीं है कि नहीं सुनिए, अरे सुनिए मेरी बोले। देखो एक बात समझो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपना, आपके पास तो बहुत सीधा खेल होता है। मैं बता रहा हूं, आप इनको समझा देते हैं, इनको नहीं समझ में आई ना। आप तो बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं, क्रेडिट डेबिट, दायां पन्ना और बायां पन्ना। लेकिन राजनीति में दायां और बायां पन्ना नहीं होता, वहां बीच का पन्ना होता है। थोड़ा कंफ्यूजन पैदा किया जाता है, संविधान को खतरे में बताया जाता है, और उसके बाद फिर मौके की तलाश में रहते हैं। बोलिए नो यू प्लीज कम, हमको ना बताइए, हमें तो मालूम है। मैं बता रहा हूं कि ये अगले हफ्ते पे इसलिए टाला गया है, ये कंफर्म नहीं है, कुछ आएगा नहीं, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, मिडिल क्लास का सी वोटर का आज ही का सर्वे है, 4 में से 3 लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार बजट है। आप ही के ही सी वोटर सर्वे। दूसरी बात यह है कि ये जो बजट है, इसमें मध्यम वर्ग के लिए घर के ऋण पे, उनकी गाड़ियों पे जो लोन ले रखा है उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया, किसानों पे कोई ध्यान नहीं रखा गया, मिडिल क्लास का तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान रखा गया। मिडिल क्लास का ध्यान कौन रखता है? आम आदमी पार्टी। देखिए 25,000 रुपए महीने की बचत करवा। बोले ये हाथ वो हाथ दिखा जिधर पहना है तूने सोने का हार। बोले ये हाथ न वो हाथ दिखा अपनी गर्दन जहां पहना है तूने सोने का हार। नो ऑफेंस टू यू, नो ऑफेंस टू यू सर, स्पेशली आम आदमी पार्टी। आप जो दे रहे हैं फ्रीबीज और सारी चीजें, वो पैसा आएगा कहां से? वो कोई नहीं है। देखिए केजरीवाल जी ने सर जस्ट लिसन टू मी, हियर मी आउट। केजरीवाल जी ने पंजाब में, आज मुझे नहीं पता किस चैनल पे था, उन्होंने सीना ठोक के कहा था कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। ध्यान से समझिए। बाद में वो 1,100 हो गया था।
जो भी है 1100 देना ही नहीं था तो आप 2.5 लाख कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद क्या रहा, उनसे एंकर ने पूछा, किसी न्यूज एंकर ने, कि ये कैलकुलेशन आपके पास है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास सारा हिसाब है। और आज तक जो लेडी हैं वहां पे उनको 1100,000। सर आपका नाम मैं भूल गया। अश्विनी। अश्विनी जी, मैं बताऊं ना, इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने, मैं आप क्या बताया, मैं बता दे रहा हूँ, काम निपटा देता हूँ मैं, आप वहीं रहिए। अरे मैं निपटा दे रहा हूँ, आपकी तरफ से मैं ही निपटा दे रहा हूँ। वो जवाब है उसका। बोले सर अभी चुनाव कितने दिन बाकी है पंजाब में, अभी कितना समय हुआ है, 2.5 साल, इंतजार नहीं कर सकते आप मिडिल क्लास हैं, इंतजार करिए, 6 महीने पहले बताएंगे फुलझड़ी कैसे दी जाती है। आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नाउ द कांग्रेस। अच्छा हाँ, ये हुआ। राजस्थान में बीजेपी ने कहा था कि मैं चुनाव से पहले कि 450 में सिलेंडर देंगे, बाद में केंद्र सरकार मुकर गई। ये है आप लोगों की मीडिया रिपोर्ट, राइट? नहीं देंगे तो हम वैसे नहीं हैं। हमने कहा बिजली का बिल माफ करेंगे तो हमने माफ किया हुआ है, हमने कहा पानी फ्री देंगे तो पानी फ्री दे रहे हैं, हमने कहा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे तो करा रहे हैं, राइट? आम आदमी पार्टी, नाउ द कांग्रेस। प्रतीक जी अभी जैसे पहली प्रतिक्रिया, अरे रुको, प्रतिक्रिया आने दो, मैं आता हूँ, आम कमी जी। प्रतीक जी पूरा यहाँ पे मिडिल क्लास है, हम सभी मिडिल क्लास से हैं यहाँ पर, और सारे लोग हाँ लगभग सभी मिडिल क्लास से हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वाले हो सकता है थोड़ा सा टॉप क्लास से हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम सब मिडिल क्लास। तो कुर्ता पजामा पहन के आए? नहीं, कुर्ता पजामा से थोड़ी होता है कि टॉप क्लास है, कि वो तो मोदी जी भी पहनते हैं, लेकिन चल तो रहे तो सर किताब दिखा, सिर्फ किताब दिखा देने से संविधान थोड़ी खतरे में हो जाता है। छोड़ दीजिए इस बात को। अभी जैसे कि मेरी बहन ने बोला, जो कि यहाँ पे एचआर है, कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा तरस किससे, आप एक एक बंदे से यहाँ पर पूछेंगे, जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप कनॉट प्लेस में भी शो करते हैं, वहां पे भी 300-500 लोग की जनता रोज आती है। अगर आप सिर्फ एक एक लोगों से पूछ लेंगे वो किस चीज से मिडिल क्लास सबसे ज्यादा त्रस्त है, तो वो बोलेगा सर चढ़ती हुई महंगाई। महंगाई किसमें? महंगाई गैस सिलेंडर पे। महंगाई किस पे? महंगाई पेट्रोल की। महंगाई किस पे? महंगाई डीजल की। महंगाई किस पे? महंगाई खाद्य पदार्थों की, दाल की, चावल की, मक्खन की, रोटी की, आटे की, दूध की, हर चीज की महंगाई हमने देखा है 2014 से बढ़ती ही जा रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश भाई, वो देखो मेरी बात सुनो मेरी बात। नमस्कार, बहुत अच्छे आदमी हैं, मिडिल क्लास आदमी है, मैं समझ, फौजी हैं तो मार नहीं दे। रुको फौजी, सुनो, वो जब मैं कहूंगा तब ये बोलेंगे, अभी चुपचाप खड़े रहेंगे। हाँ जी, गजब है मामला। मैं मेरे भाई फौज से हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, और एक जयकारा मैं भी लगा देता हूं। मेरे साथ लोग चाहे मैं बोल, चाहे तो बोले नहीं, भारत माता की, भारत माता की। बस अब सुन लीजिए, कृषि प्रधान आज भी हमारा देश है। कृषि के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है मैं आपको बता देता हूं। वादा किया गया था किसानों से कि 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। आज तक आय दुगनी नहीं हुई है। आप भी कृषि, आपका भी परिवार कृषि में रहा होगा, मेरा परिवार भी कृषि में है, आज तक आय किसी की दुगनी नहीं हुई है। फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी ये लोग देते हैं, उसका जो बजट है वो 1,89,000 करोड़ था पिछले साल, और उसके बाद आज उसको घटा के 1,64,000 करोड़ कर दिया गया। मैं तुमसे मैं ये कह रहा था, मैं कृषि वाले मुद्दे पे आऊंगा, सारे पॉइंट्स पे आऊंगा, मैं इसी पे अभी सिर्फ मिडिल क्लास पे था। अगली प्रतिक्रिया आपसे बीजेपी से, मैं किसान वाले मुद्दे पे आऊंगा। जी प्रतीक भैया, 2 बात। पहले एक हमारे आम आदमी पार्टी, भाई देखो सोनम भाई, आप आर्मी से हैं? नहीं, आप देखिए, आप आर्मी से हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो सुनिए मेरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले, आप आर्मी से हैं ना, तो आप अंदर कैसे आ गए? तो वहां खड़े हो जाते पहले। हाँ, और चुपचाप रहना। हाँ, बिल्कुल चुपचाप रहना। हाँ, आर्मी का मतलब आर्मी होता फिर। हाँ जी। प्रतीक भैया, पॉइंट वाइज बातें को रख रहा हूं। पहली बात, आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता शुरू करते ही अपनी राजनीतिक कुंठित कब्ज को दर्शा दिए। इनका कब्ज नहीं खत्म होने वाला सर, जो राजनीतिक कुंठित कब्ज है वो नहीं खत्म होने वाला। ये देखिए, काला झूठ। अरे काले मन वाले, शांत रहिए, आपके बीच में नहीं बोला। अरे भैया ना छेड़ो हमें, हम बहुत सताए हुए हैं सर। कहाँ कर रहे हो, बोलने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी बात, आम आदमी पार्टी भाजपा वाले, सर आ जाओ आगे, थोड़ा जाए। दूसरा, कांग्रेस वाले ने कहा भाजपा वाले भले आप मिडिल क्लास नहीं होंगे, सर हम तो शोषित हैं पिछले 70 सालों से। आप तो वो हैं सर जो चाय वाले को कहते थे प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। खैर आज विषय क्या है, डिबेट बजट पे मैं उस पर बता रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं मिडिल क्लास की बात, उनको अपना, भाई आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, चुपचाप रहेंगे आप, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल।
वो कैरेक्टर यही है आर्मी का कि वो डिसिप्लिन में एक बार बताया जाता है वो चुप हो जाता है। जी, मिडिल क्लास का जो पहले इंडिविजुअल फ्लोटर स्लैब था सर, भाई मैं आपसे मना, मैं आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ नीचे आइए, आइए नीचे आइए, नीचे आइए, चलिए यहाँ पे नीचे आइए, आपका स्वागत है। एक होता है आदमी समझ जाता है, एक आदमी होता है जो बेशर्म होता है, समझता ही नहीं है। जी चलिए, चल बोल दिया मैंने जो बोलना था। जी, पहले भारत माता की जय। ठीक है, अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं प्रतीक भैया, बड़े जमीनी का प्रवक्ता है आप, आपने सब कुछ देखा है। 2.5 लाख रुपए पहले फैमिली प्लॉटर स्लैब था, कांग्रेस के सरकार में मोदी जी के आते 5 लाख 7 लाख आज 12 लाख कर दिया कि मिडिल क्लास को राहत देने का किसी ने काम किया है तो एक सीना ठोक के कहता हूं नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया है। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, अरे स्लैब जिस चाइना से कति प्रेम रखते हो, जो हमेशा यूएसए में जाके आप भारत को गाली देते हो राहुल गांधी, आज कान खोल के सुन लो, ये जीडीपी रेट वही है 5 पॉइंट एबव ईयर बाय ईयर। आज भारत विकसित की ओर बढ़ रहा है और चाइना यूएसए सब पीछे है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को, हमारे खड़े ये नागरिक की मेहनत को दर्शाता है। मैं आया, दरअसल बजट का एक फोकस होता है। बजट का फोकस इस बार ये था, जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट थी वो ये कहती थी कि दुनिया पे नजर थी, दुनिया पे नजर, और उसके लिए दुनिया की नजर मतलब ये कि व्यापार के लिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स। लेकिन अब चीजें बदली और उन्होंने कहा कि बजट में अब ये जो फोकस है, आने वाले समय पे जो फोकस है, मैं लाइन बोल लूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, और वो लाइन ये है कि अब देश में, स्वदेश में निर्माण की तरफ बढ़ना होगा। यानी वो क्लस्टर्स बनाने होंगे जो कि पूरी वर्ल्ड बिजनेस क्लस्टर्स जो हैं उस पे जोड़ना होगा। और मैं उसी पे मैन्युफैक्चरिंग पे आ रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी। हाँ जी, चाइना की बात आई, चाइना को लाल लाल आके दिखाने का वादा किसने किया था? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और आज की डेट में चाइना से जो इंपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पर है। हम देश में जब 2014 में सरकार हमारी गई थी तब 55 लाख करोड़ का ऋण था हमारे देश पे। आज जो ऋण है देश पे 197 लाख करोड़ का है, जो सरकार जो 70 साल में सारे प्रधानमंत्री मिलकर नहीं कर पाए, उससे 4 गुना करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम कर दिया है। 10 सेकंड त्यागी जी अपने विषय पे बोल लीजिएगा, अब आंकड़ों पे बात करो। बेशक जो इतने प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो मोदी जी करके दिखाए, 5 ट्रिलियन की ओर मोदी जी बढ़ा कर दिखाए। और एक बात मैं करो, चाइना को लाल आंखें करने की बात कर रहे हैं, अरे लाल आंखें, त्यागी जी बहस करना है तो मैं आपके बीच में बोलने नहीं दूंगा। उससे ज्यादा सबसे विपक्ष में रहने का अनुभव है, ज्यादा धरने पे बैठा हूँ, आपका पातकाल खेल के खड़ा हूँ। मुझसे बार बार ये कहा जा रहा था कि मुझसे पूछिए, पार्टियों पे आइए, पॉलिटिकल पार्टियों पे आइए, और मैं बार बार ये मना कर रहा था कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे जाना नहीं चाहता। मैं एक सार्थक बहस चाहता था। एक वो आदमी जो मेरी डिबेट में आ गया, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं उस आदमी के पास जाना चाहता था जो खुश होकर मेरी डिबेट में आया है और उसे लग रहा है कि 12 लाख रुपए जो है उसमें उसका जो वेतन है उसमें वो उसको टैक्स का बेनिफिट मिला है, और वो अपनी बात शेयर करना चाहता था। वो पत्नी जिसने अपने पति को फोन करके कहा कि आज बेटी का जो हॉस्टल का जो खर्चा है वो निकल आया, जो उसने शेयर किया मुझसे, मैं उसकी बात करना चाहता था एग्जैक्टली। लेकिन कुछ तो मेहमानों ने और कुछ ऊपर से आए भगवानों ने, दोनों ने मूड को थोड़ा सा बिगाड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा रवि सिंगल। रवि जी क्या काम करते हैं? सर मेरी शॉप है। शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की? तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी बहुत सारी चीजें बात हुई हैं सर, हुई है, लेकिन ऑनलाइन ने बिल्कुल काम खराब कर रखा। ऑनलाइन ने काम खराब किया सर कुछ करवाइए सरकार से कह के, नहीं तो छोटे दुकानदार सब खत्म हो जाएंगे। सर ऑनलाइन हो तो जाएंगे, लेकिन जो उनके पॉलिसीज है ना, बहुत गलत है कंपनियों की, जो हमारे लॉस हुआ है। आज भी सर हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। कंपनियां, हम जैसे 300 दुकानदार हैं जो अपने पैसे के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि वो आने जाने का जो टैक्स मारते हैं ना हम पे, कस्टमर तो रिटर्न कर देता है, और जो टैक्स लगता है ना हमें, कोरियर टैक्स, वो हमें मार देता है सर दुकानदार को। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं दूंगा ना। हाँ जी, देखिए मैं लंबे समय से एक चीज भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहना चाह रहा था कि यहाँ पे मांग को जनरेट करना बहुत ही आवश्यक चीज है ये। और ये देखिए निर्मला सीतारमण के तमाम बजट के बहुत सारी खामियां मैं लगातार लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो ये जो चीज हुई है, क्योंकि देखिए हम लोग, आप देखिए कि अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को देखिए, अचानक से ग्रोथ रेट तेज चल रही थी और उसमें एक बड़ा सा ब्रेक लगा है। तो ब्रेक लगने के बाद फिर अगर हमें उसे आगे ले जाना है तो उस स्थिति में यह बहुत आवश्यक चीज था कि मध्यम वर्ग को आप कुछ ना कुछ आप उसे लाभ दें।
क्योंकि लोगों के पॉकेट में सेविंग्स होने बहुत आवश्यक है। इसमें बैंकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ रहे हैं। जो आपने लिक्विडिटी क्रंच को लेकर बात कही थी, वो बैंकों के पास पैसे नहीं थे, लोगों को लग रहा था कि सेविंग्स नहीं है, लोग शेयर बाजार में जा रहे थे, अलग अलग कई तरह की संकटें पैदा हो रही थी। उस समय ये निर्णय हमें लग रहा है कि जब एक काफी गंभीर संकट के समय हम लोग फंसने वाले थे, लोगों के पास सेविंग्स नहीं थे, उस समय लोगों के पॉकेट में पैसे डाले गए हैं प्रतीक जी, और ये मैं स्वागत करता हूं। इसका फायदा होगा, और फायदा किस तरह से निकलेगा ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए इसके फायदे क्या क्या निकलेंगे। सबसे पहला चीज तो कि आपने इस समय एक इमरजेंसी वाली स्थिति थी। देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें अपने अर्थव्यवस्था को काफी तेजी से बढ़ाना है, कल हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक सर्वे को भी, इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है कि 2047 तक अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो आपका ग्रोथ रेट 8% का ग्रोथ रेट का रेट चाहिए। हम लोग ये तर्क नहीं दे सकते कि अमेरिका का ग्रोथ रेट तो 2% है, 1.5% है, भारत का जो है कि काम चल जाएगा 5% के आधार पर, नहीं चलेगा काम। अर्थव्यवस्था के आर्थिक समीक्षा में भी कहा गया कि 8% का चाहिए। इसमें देखिए क्या चीजें होंगी यहाँ पे। सबसे पहला देखिए अर्थव्यवस्था के दो प्रकार के साइकिल होते हैं, एक नेगेटिव साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल। लोगों के पास मान लीजिए हर किसी के पास बचत होंगे। यहाँ पे कई सारे दर्शकों ने बताया, कोई कह रहे हैं कि भाई पिताजी फिर से चले जाएं, कोई कह रहा है कि भाई हम जो पैसे बचेंगे कुछ और करेंगे। यानी मार्केट में पैसा अतिरिक्त आएगा। जब पैसा अतिरिक्त आएगा तो इसका मतलब है मार्केट में डिमांड जनरेट होगा। डिमांड जनरेट होगा तो लोग ज्यादा मार्केट में और चीजें खरीदने के लिए जाएंगे, और चीज खरीदने के लिए जाएंगे तो एक तरह से फिर से जो हमारी दूसरी जो सर्किल है डिमांड साइड में, वहां पे कहीं कहीं उस जगह पे गतिशीलता आएगी। कोई आज एक जींस खरीदने के लिए जा रहा है, कोई आज एक जींस खरीदने के लिए जा रहा है कि मेरी कपड़े फट गए इमरजेंसी में, उसके पास मैं आया, मैं ध्रुव से एक रिएक्शन ले लेंगे, फिर पैनल ओवर है। ये बजट सबका समावेश बजट है। आगे इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है। देखो 120 एयरपोर्ट भी 10 साल में बढ़ेंगे, और अपना कृषि प्रधान देश है तो उसके हिसाब से खेडूतों के किसानों के लिए भी मतलब 5 लाख का क्रेडिट कार्ड कर दिया है, लिमिट कर दिया है उसने। तो हर तरीके का वर्ग का ख्याल रखा है। अपोजिशन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए किसी बड़े लीडर की कोई अच्छी बाइट नहीं आई है। मोदी जी के स्पीच के बाद किसी का ऐसा बाइट नहीं आया कि कोई टारगेट करे। अखिलेश यादव जी भी वॉकआउट करके गए, वापस आना पड़ा उसको। इसलिए ये बजट ऐसा है, आम लोगों का बजट। इस बजट का वेट सब कर रहे थे क्योंकि मिडिल क्लास का ख्याल नहीं रखा था, ऐसा सबको लग रहा था, उपेक्षा होती कहीं ना कहीं। लेकिन इस बजट में सबको समावेश करके सबको साथ लेके चलने की ट्राई किया है। आम आदमी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी। राजकोषीय घाटा 4.4% है, लगभग 11,500 लाख करोड़ रुपए का ऋण है। राजकोषीय घाटा मुझे बताइए, सुनिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट बताइए। राजकोषीय घाटा 22 में कितना था? 2022 का बताइएगा मुझे कितना, मुझे 2022 में बताइएगा कितना था। सर उस समय जो था उससे बढ़ गया 4.4। बढ़ नहीं गया सर, 4.4% हो गया। हाँ जी बोलिए, मैं चाहता हूँ ये बोलिए, ये सेंटेंस जो मेरे कानों पे पड़ा वो बोलिए। क्या बोला आपने? मैं बोला कि अता पता कुछ है नहीं, पैनल में खड़े हो जाते हैं आम आदमी पार्टी का पट्टा पे। और ये खतरा है ऐसी डिबेट में आने का, और ये खतरा है ऐसी डिबेट पे आने का, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आ रहा हूं, जैसे वेट अ मिनट। 9.2 या कोरोना का समय था। ऑफ कोर्स, मेरी बात सुनिए पीयूष जी, पुष्पेंद्र जी, मैं आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। मैं आपसे कह रहा, मैं इतना ही कह रहा था, मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। राजकोषीय घाटे की बात आपने करी ना, 1 लाख करोड़ का उसमें बेनिफिट है। 11.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो कौन चुकाएगा? क्योंकि मोदी जी तो 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा चुका रहे हैं। तो ये जो 4.4% है जीडीपी का, ये कौन चुकाएगा? मैं 4.5% जो है वो तो 4.4 पॉइंट। मैं आपसे आप 4.5 बोल रहे हैं सर। मेरी पुष्पेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। When you say 4.5 और when you say 4.4, तो राजकोषीय घाटे में लगभग 1 लाख, सर पुष्पेंद्र जी 1 लाख, पुष्पेंद्र जी 1 लाख करोड़ का फर्क पड़ता है। सर मैंने करेक्ट कर लिया, मुझे मालूम है। दिल्ली सरकार का खुद का घाटा जो है 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नहीं, दिल्ली सरकार के मामले के अपने पहले देखिए। नहीं, आप सरप्लस की ये झूठी स्टोरी कब तक सुनाइएगा आप देश को? दिल्ली सरकार की स्थिति, दिल्ली सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम तरह की चीजें, मैं देखिए मैं यहाँ पे पुष्पेंद्र, मैंने इसलिए पुष्पेंद्र मेरी बात सुनो, पुष्पेंद्र मेरी बात सुनो। मैं बिल्कुल माइक नहीं हटाता जब तुम्हारी बात पूरी सुनने को तैयार हूं, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से सुनने वाली है। राजकोषीय घाटे पे आज किसी ने बहुत ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि वो एक फेवरेबल स्थितियां बन रही हैं, ऑफ कोर्स हैं,
लेकिन 2022 में क्या थी और कब अब यहाँ स्थिति क्या है उसको देखना पड़ेगा। जी जी हाँ जी जी प्रतीक जी है क्या, अगर हम जो है सिलेक्टिव होकर किसी बैलेंस शीट को अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट देखने का प्रयास करता है, अभी जैसे मान लीजिए इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हर व्यक्ति की आकांक्षा है कि माइक मेरे पास आए, और एक अच्छे प्रबंधक, एक अच्छे एंकर की निशानी क्या है कि अगर मान लीजिए एक सवाल एक एक्स व्यक्ति से आ जाता है तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, एस्पिरेशन सबकी होगी। तो इसी तरह सरकार का जो काम क्या होता है वो वित्तीय प्रबंधन का काम है। और दिल्ली की बात हो रही थी, मैं एक इनका जवाब दे दूं, सिंगल लहर है, उसके बाद जो काफी चीजें आई उनका जवाब दूंगा मैं। पहली बार दिल्ली पुनर्गठन के बाद पहली बार ऐसा होगा जो दिल्ली जो है पहले घाटे का बजट पेश करने वाली है, और ये वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट है, ये पहली बार होगा। नंबर 1, चुप रहिए। नंबर 2, अरे भाई ये आदमी क्या, आ जाऊंगा अरे समय आएगा। अब ईमानदार आदमी की क्या पहचान होती है? दूसरी बात नहीं, ईमानदार आदमी की पहचान नहीं होती है अपने समय पे सब्र। एग्जैक्टली। अभी बात आई इंपोर्ट्स की, बात आई, मैं ध्यान दिला दूं सबसे बड़ी जो इकोनॉमी कौन है? यूएस है। और 2016 से पहले हम यूएस के साथ लगातार ट्रेड डिफिसिट में होते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बाद 2016 के बाद लगातार जो ट्रेड सरप्लस में है, ये नेचुरल कॉज होता है। दूसरा, 16 से पहले हमेशा ही ट्रेड नहीं गए उसमें थे आप जो नहीं गलत 2016 से नो दूसरा मैं नहीं है ना मैं रुकिए डिबेट को उलझाइए मत। और जो आदमी लोग समझने आए, जो बैठो, जो लोग डिबेट का हिस्सा बनने आए हैं वो वही मिडिल क्लास है जिनकी बहस में शुरू की थी। लेकिन मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आना चाहूंगा जिसकी तरफ जिक्र मैं कर रहा था। मैं एक मिनट होल्ड ऑन, मैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो तमाम बजट के तमाम सारे हिस्से हैं, मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आना चाहूंगा जिसकी तरफ आज बजट में इशारा हुआ, और वो है जी, मैं दूसरी बात करूंगा मिडिल क्लास के बाद बजट का कैंसर समेत 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी। जो ये बात कही गई, कैंसर समेत 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी। सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 37 दवाओं को छूट दी जाएगी। मेडिकल टूरिज्म, यानी वो बहुत सारे लोग दुनिया से देश में आते हैं, उनके लिए आसान वीजा दिया जाएगा। कैंसर एक ऐसी चीज है जिसको लेकर तमाम सारे लोग, सबसे ज्यादा चिंता का विषय, तो डे केयर सेंटर उसमें बनाए जाएंगे। ये जो आम आदमियों से जुड़ी चीज है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। पहली प्रतिक्रिया, मैं आ रहा हूं सर। आपने तो आयुष्मान दे दिया ना दिल्ली में। सर आप चुनाव तो 5 तारीख के वोट डालने के बाद ही जीत पाएंगे, अब पहले परेशान ना होइए। हाँ जी, बजट पे चलने दीजिए। प्रतीक भैया, जैसे आज बजट शुरू होते आदरणीय वित्त मंत्री जी को डिस्टर्ब किया गया, वैसे ही मुझे भी यहाँ डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई नहीं करेगा। बिल्कुल डिस्टर्ब किया जा रहा है। एकदम अनवांटेड साउंड आता है भैया, घर में जाके बोलिए, जनता को। वेरी क्विक टू द पॉइंट। ये जमीन का शो है और जमीनी लोग यहाँ पे खड़े, मेडिकल टूरिज्म, मैं बता रहा हूँ, उनको इतना कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। उनको ये समझना है कि आज बजट पेश हुआ तो हमें क्या मिला। सीधे तौर पे बताता हूँ, अगर आप दवाई खरीदने जाएंगे कोई गंभीर बीमारी की तो आपको राहत मिलेगा। अगर आप 12 लाख तक घर का कोई एक सदस्य कमा रहा है तो आपको टैक्स में राहत है। अगर आप उसके अलावा मखाना की खेती कर रहे हैं या किसान की ओर बढ़ रहे हैं तो अलग से मखाना बोर्ड आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आम जनता का शो है सर। आम जनता को सीधे तौर पे समझाने जा रहा हूं कि यह बजट किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सशक्त करने वाला इसलिए है कि 20,000 करोड़ स्टार्टअप में अलग से प्रावधान लाया गया है। न केवल रोजगार सृजन होगा, आसपास के क्षेत्र का डेवलपमेंट भी होगा। राइट जी, कांग्रेस बिल्कुल। देखिए, आपने कैंसर ड्रग्स की बात करी। कैंसर ड्रग्स पे अगर सरकार कोई भी छूट दे रही है, उनको फ्री करने का काम कर रही है, उनका दाम घटाने का काम कर रही है, तो ये सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि विकसित भारत अगर हमको बनना है, और हमको जरूर बनना है, हम 144 करोड़ है और सब चाहते हैं कि विकसित भारत बने, लेकिन उसके लिए हमारे देश का जो बजट है, हेल्थ का बजट है, यानी कि स्वास्थ्य का बजट है, वो 2% से कम हो सकता है क्या, ये बताइए। क्योंकि आज जो बजट आया है हेल्थ का, शिक्षा, स्वास्थ्य का,
वो 2% से कम है। शिक्षा का जो बजट है, क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, अगर शिक्षित भारत होगा तभी हम विकसित भारत बना पाएंगे। शिक्षा का जो बजट है वो 3% से कम है, 1.28 लाख करोड़ है। पहली बात है। पुष्पेंद्र जी, नो प्लीज, वो स्टैंड ओवर देयर, राइट जी। मैं स्वास्थ्य के बाद आऊंगा जी। प्रतीक जी, ये सारे आंकड़े मिसलीडिंग दे रहे हैं कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे। अरे बोलिए ना। देखिए, 1,89,000 करोड़ पिछले साल का बजट था, इस साल 1,64,000 करोड़ का बजट है मेडिकल, और नहीं टोटल, उसमें 1 लाख करोड़ का जो बेवर हो गया सैलरी की, बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, टीडीएस का जो इनकम टैक्स का बजट है वो घट गया। तो एक्चुअली ये 2,89,000 करोड़ का बजट है, इसलिए जो मेडिकल का जो बजट है वो प्रोपोर्शनेटली 2% की 3% है। इसलिए आप जो आंकड़े दे रहे हैं, सारे आंकड़े 50% से गलत दे रहे हैं आप। नहीं, देखिए, शिक्षा के मामले में जो दवाइयों को किया गया है, कैंसर से एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, वो स्वागत योग्य कदम है सर, इसमें कहीं से किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट के एलोकेशन होना चाहिए था, वो और ज्यादा बजट एलोकेशन जो है इस देश की अपेक्षा थी। मैं आपके कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं मानता हूं कि अगर विकसित भारत बनना है, दोनों सेक्टर में 6% से नीचे का बजट खर्च होना ही नहीं चाहिए। आपको इसको भी सख्त तौर पर बढ़ाने की मुझे किसी ने फोन किया और यही बात कही कि जो राजकोषीय घाटे का जो नीचे लाते जा रहे हैं आप, राजकोषीय घाटा नीचे ला रहे हैं, उसका बचा हुआ हिस्सा जो है वो मेडिकल और एजुकेशन पे लाइए। नहीं, देखिए, वो आप सही कह रहे हैं। देखिए, सरकार के अगर बजट को हम लोग देखते हैं, राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए उन्होंने कैपेक्स में ही कटौती की है। कैपेक्स की तरफ भी अलग अलग, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग रोजगार की बात करते हैं सर, भारत में रेलवे एक तरह से रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। रेलवे के 2 वर्षों से पिछले फाइनेंशियल ईयर से जो बजट एलोकेट हो रहा है, वही इस वर्ष भी रेलवे के 2,52,000 करोड़ वही बजट उनको एलोकेट हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में राइट। मैं बहुत देर से नहीं आया इधर जी। जनाब, कैंसर के लिए मोदी सरकार दवा दे रही है और कैंसर बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी दारू दे रही है। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। यार मैं तो सोच रहा था बड़ी गंभीर से चल रही बहस हो तुम। नहीं ऐसा ना, ऐसा एक मिनट बेटा आ रहा हूँ, ऐसा ना करो, मैं आ रहा हूँ। पुष्पेंद्र आ रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनंदन राय होगा। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, दिल्ली में। जी बोलिए। जॉब करता हूँ नोएडा में। अभी हम निकले हैं, आज सैटरडे है, आप जाके दिल्ली के किसी भी ठेके पे पूछ लो, जरूरत से ज्यादा भीड़ पड़ेगी वहाँ पे। मेडिकल दुकान से ज्यादा मॉडल शॉप पे मिलेगा भीड़ आपको, ठीक है? मॉडल शॉप कौन सी? किसी भी दारू की दुकान। बड़ी तुम्हें दिमाग पर रहता है यार इसी में। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों, नदी नाले के ज्यादा ध्यान मॉडल शॉप बनवाने में दिए हैं। राइट। अब मैं अभी के पास आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात, आप मेडिकल पे बात कर रहे हैं, मेडिकल पे कर लेते हैं। हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स है, हमने मांग की थी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मांग की थी, उससे टैक्स बोलना कोई नहीं बोलेगा बीच में ना प्लीज। भैया जी कहीं तभी हिट है ना जब भैया जी जब सुनते हैं आप। बजट पे चर्चा हो रही थी और मैंने कहा था कि मैं लौटने के बाद बात करूंगा। मैंने शुरू की थी मिडिल क्लास से बातचीत और मिडिल क्लास के बाद मैं स्वास्थ्य पे आया था। किसानों पे भी बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है वक्त बहुत कम है जी। स्वास्थ्य पे एक मैं दे दूंगा स्वास्थ्य पे जी। देखिए, स्वास्थ्य पे एक चीज मैं कहूंगा, कल के आर्थिक समीक्षा में ही देखिए वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को उसमें आधार बनाया गया और उसमें कहा गया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में 50% होता है। अगर वो उस दृष्टि से देखें तो आंकड़े अच्छे लगते हैं कि भाई 50% आपको पॉकेट से लगाना पड़ता है, 50% सरकार खर्च करती है। लेकिन जैसे ही भूटान, बांग्लादेश तरीके देशों से तुलना करते हैं तो फिर वो 80% तक वहां पर सरकार खर्च कर रही है। यानी इसमें जो बजट आवंटन है, हमें लग रहा है, मैं फिर से वही चीज कहूंगा, आपको 6%, 4% के आसपास आपको बजट ले जाना ही पड़ेगा। राइट जी। मैंने जैसे पहले ही कहा था ना कि सिलेक्टिव होकर अपनी सुविधा के हिसाब से चीज का चुनाव करना। अरे भैया, हेड काउंट जो है इंडिया का सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में, तो आप भूटान और नेपाल से कैसे अभी तुलना कर लोगे? दूसरा, जनसंख्या घनत्व कितना है भारत से? ईमानदारी सर ईमानदारी दिखाई ना, मुझे पूरी बात करनी दीजिए। मैं आपकी बात को एड्रेस कर रहा हूँ। शिक्षा में क्या है कि अगर मान लीजिए ये बजट क्या होता है, प्रस्ताव एक होता है कि इस साल के लिए हम इतना जो है वो एलोकेशन करने वाले हैं। जब तक आपके पास अच्छी फैकल्टी नहीं होगी, पिछले दशक में 1,10,000 सीट बढ़ाई है इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल कॉलेज में। वो क्या है? डॉक्टर्स आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तभी तो फैक्ट्री लगेंगी। क्या गांव में जाके क्या नाम जो वो मेडिसिन की फैक्ट्री लगा दें? क्या रोड चाहिए ना? तो देयर इज अ सीक्वेंस। ऐसे मिडिल क्लास के लिए जब ये नहीं हुआ था ना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग भी एक्स पे जो है सब कर रहे थे कि 7 से बढ़ा के 10 कर दो, 7 से बढ़ा के 10 कर दो। सर 0 से ये 12 लाख आया है, तो भाई उसका स्वागत तो किया ही जा रहा है। भाई अगर वो 12 लाख हुआ तो उसका स्वागत मतलब क्या है कि विपक्ष भी जो 10 की मांग कर रहा है, अगर 12 कर दो तो इसका मतलब क्या है? प्राप्ति है। आम आदमी पार्टी एक प्लीज समझिए कि आज आपका स्वागत करना मैं भूल गया था। भाई प्लीज आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता आज पहली बार आए, इनको ताली बजाना चाहिए आप सारे लोगों से।
अब थोड़ा संयम होइए, संयम के साथ आप बोलिए। भैया जी मेरी आपसे गहरी सांस लीजिए अंदर, फिर बोलिए। मेरा आपसे एक निवेदन है कि दिल्ली वालों का एक दर्द है, आप उसको मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारे नेता कहते कहते थक गए, हम कहते कहते थक गए, वो सुन नहीं रहे हैं जी। 1,75,000 करोड़ रुपए हम टैक्स के रूप में दिल्ली वाले देते हैं केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार हमको एक भी पैसा वापस नहीं करती है। थोड़े दिन तक उन्होंने 2-4 साल 325 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद अब वो भी बंद कर दिया। कहते हैं दिल्ली वाले हमको वोट नहीं देते, 27 साल से हम सत्ता में नहीं, तो हम तो उसका बदला लेंगे। मोदी जी सुनिए, नहीं अब सुनना भी, सुनने बात खत्म नहीं हुई सर। तो बात नहीं खत्म हुई तो मैं क्या करूं? तो मेरी बात तो सुनेंगे। मोदी जी कहते हैं कि आप आयुष्मान जैसी योजनाएं लेना नहीं चाहते, नहीं लेना चाहते हैं। सुनिए नहीं मैं बता रहा हूं, आयुष्मान योजना इनके हरियाणा में लागू थी, 600 अस्पतालों ने मना कर दिया भैया इसको ये नहीं चलेगा क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे रही है। क्या करेंगे उसको लेके? और बाकी सर मोटरसाइकिल आपके पास है, आप नहीं इलाज करा सकते उसके अंतर्गत, आपके पास फ्रिज है, आप नहीं करा सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन में है तो आयुष्मान का क्या फायदा? हमारी संजीवनी योजना है ना, हम देते हैं फ्री इलाज, आइए हमारे अस्पताल। ऐसा करो, हमें तो प्रवक्ता कम सेल्समैन ज्यादा लगते हैं आप। गजब सेल्समैन है। बोले ये मत लीजिए क्योंकि इसमें ये चीज है। हाँ जी, गजब नहीं, टोपीबाज सेल्समैन है। और ये कहा किसने? ये कांग्रेस ने कहा। शीर्ष नेतृत्व जो केजरीवाल जी हैं वो तो इनसे भी बड़े टोपीबाज हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए, सम्मान रखना चाहिए। मेरी बात पूरी कहाँ हुई? नहीं वो हो भी ना पाएगी, चुनाव से पहले नहीं पूरी हो पाएगी। बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए उसने कोई नेता ही नहीं उतारा, कोई चेहरा ही नहीं है। पुष्पेंद्र जी, 18,000 रुपए से घबराई हुई जो हम पुष्पेंद्र जी